तो नमस्कार, मैं हूं जीपी गुप्ता और स्वागत है तुम सबका इस संडे सिनेमा शो में। आप सबको पता है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही है रणवीर सिंह के बैन को लेकर। और अब तक तुम सबको इससे रिलेटेड सारी बातें तो पता चल ही गई होगी, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें शुरू हुई, कैसे ये बात इतनी बिगड़ गई और अब सलमान खान के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये मामला कितना सुलझा है या फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब फरहान अख्तर ने डॉन 3 बनाने का डिसाइड किया तो वो सबसे पहले ओरिजिनल डॉन यानी शाहरुख खान के पास गए। शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट पढ़ी लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। पर आखिर क्यों? तो रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान स्क्रिप्ट से पूरी तरह कन्विंस नहीं थे। उनका मानना था कि डॉन एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और वो वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक स्क्रिप्ट 100% परफेक्ट ना हो। और बॉक्स ऑफिस की हालत देखते हुए वो कमर्शियल और मास अपील वाले फिल्में ज्यादा करना चाहते थे। शाहरुख खान का ये भी मानना था कि हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड की तरह डॉन फ्रेंचाइजी भी नए एक्टर्स के साथ आगे बढ़ सकती है। फिर शाहरुख खान के हटने के बाद फरहान अख्तर ने अगस्त 2023 में एक टीजर के जरिए रणवीर सिंह को नया डॉन अनाउंस किया। और शुरुआत में एसआरके को डॉन से रिप्लेस करने के लिए रणवीर सिंह को फैंस से काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन फरहान अख्तर ने रणवीर को सपोर्ट किया और उन्हें डॉन के लिए परफेक्ट बताया। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह की धुरंधर आती है और वो सुपर हिट हो जाती है। और इसके बाद अचानक एक खबर आती है कि रणवीर सिंह डॉन 3 से वॉकआउट कर गए हैं, जिससे प्रोडक्शन हाउस को काफी बड़ा नुकसान हुआ और यहीं से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। रणवीर सिंह का कहना था कि फरहान अख्तर की प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट अनप्रोफेशनल था, उनके पास डॉन 3 को लेकर कोई फाइनलाइज्ड स्क्रिप्ट नहीं थी। रणवीर सिंह का यह भी कहना था कि फरहान अख्तर उनके तरफ से दिए गए फीडबैक और स्क्रिप्ट में चेंजेस को लेकर ओपन नहीं थे। फिल्म की शूटिंग भी जनवरी 2025 में शुरू होनी थी लेकिन बार बार डिले होती गई। अब डिले का कारण ये निकाला जा रहा है कि धुरंधर से पहले रणवीर सिंह की कई सारे फिल्में फ्लॉप रही थी और मार्केट में भी रणवीर सिंह की इमेज की धज्जियां उड़ी हुई थी। उस समय रणवीर सिंह का बुरा वक्त चल रहा था और इसीलिए फरहान अख्तर रणवीर सिंह को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। और उसी वक्त एक अफवाह ये भी उड़ी कि फरहान अख्तर सीक्रेटली रणवीर सिंह को ऋतिक रोशन से रिप्लेस करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब धुरंधर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई है तो डॉन के मेकर्स वापस रणवीर सिंह के पास आ गए हैं उनके सक्सेस का फायदा उठाने के लिए। हालांकि ऋतिक रोशन को लेकर जब ये अफवाहें ज्यादा फैलने लगी तो ऋतिक रोशन ने खुद सामने आकर ये क्लियर किया कि उन्हें डॉन 3 के लिए कभी भी अप्रोच नहीं किया गया था। अब इस पर फरहान अख्तर का ये कहना था कि पहली बात तो फिल्म की स्क्रिप्ट हर स्टेज पर रणवीर सिंह से डिस्कस की गई थी और उन्होंने इसे अप्रूव भी किया था। फरहान ने ऋतिक रोशन को रणवीर सिंह की जगह पर लेने की बात को भी डिनाई कर दिया और फरहान ने यह बताया कि रणवीर सिंह के एंड मोमेंट पर निकलने के कारण फरहान अख्तर को प्री प्रोडक्शन में लगभग 40 से 45 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर को उनके लॉस को रिकवर करने के लिए एक ऑफर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ आप अभी मुझसे ले लो और आगे जब कभी भी हम फिल्म में साथ में काम करेंगे तो बाकी के बचे पैसे मैं अपने फीस में से कम कर दूंगा। लेकिन फरहान ने इस बात से मना कर दिया और फरहान का कहना था कि मैं आपके साथ अब एक भी फिल्म में काम नहीं करना चाहता हूँ। फिर रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म परले में उन्हें कुछ स्टेक्स देने की भी बात कही और इस बात पर भी फरहान अख्तर ने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे पूरे पैसे चाहिए। इसके बाद जब रणवीर सिंह का कोई रिस्पांस नहीं आया तो फरहान अख्तर ने FWICE में कंप्लेन कर दिया और जब रणवीर उनकी मीटिंग में नहीं गए तो FWICE ने रणवीर पर बैन लगा दिया। अब बैन का नाम सुनकर सोशल मीडिया पर जो हल्ला मचा है, जैसे धुरंधर के टाइम पर हर दूसरा वीडियो या रील धुरंधर से रिलेटेड होती थी, उसी तरह मेरी फीड में हर दूसरी वीडियो रणवीर सिंह के बैन को लेकर थी। और इसी दौरान एक चीज नोटिस की मैंने कि ज्यादातर लोग रणवीर सिंह की ही साइड ले रहे थे। अगला आदमी का पक्ष सुनकर भी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, मानो कि सभी ने डिसाइड कर लिया हो कि गलती तो फरहान अख्तर की ही है। अभी सेम केस याद है अक्षय खन्ना को लेकर हुआ था, जब उन्होंने दृश्यम 3 में काम करने के लिए 10 गुना अपनी फीस बढ़ा ली थी। फिर जब मेकर्स उसके लिए रेडी भी हो गए तो अक्षय खन्ना ने एक और डिमांड सामने रख दी कि वो स्क्रीन पर गंजे नहीं आएंगे, वो विग पहन कर आएंगे। जबकि मेकर्स ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि फिल्म जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से शुरू होने वाली है। मूवी में फ्लैशबैक सीन्स आएंगे, एक में बाल रहेगा एक में बाल नहीं रहेगा, इससे फिल्म का मोमेंटम बिगड़ेगा। पर अक्षय खन्ना ने एक नहीं सुनी और उस फिल्म को छोड़ दिया और ऑडियंस भी सही गलत नहीं देख रही थी, वो बस आंख बंद करके अक्षय खन्ना का साथ दे रही थी क्योंकि उन्होंने हाल ही में धुरंधर में ऑरा फार्मिंग किया था। तुम बस ये इमेजिन करो कि अगर धुरंधर रिलीज नहीं होती तो क्या लोग रणवीर सिंह के साइड इतनी स्ट्रांगली खड़े होते। मैं बता रहा हूँ भाई, जैसा रणवीर सिंह का इमेज था धुरंधर से पहले, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था इस मैटर से। उल्टा हम उसी को गलत ठहरा देते बिना उसके पक्ष सुने। और यही सेम चीज अक्षय खन्ना को लेकर होती। जितना उन्होंने दृश्यम 3 को लेकर डिमांड किया था, आप और मैं खुद उसे गाली देते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सब धुरंधर का ही इफेक्ट है। सॉरी, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक गया था। तो अब बात आती है कि सलमान खान का इस मैटर में आने के बाद क्या हुआ। तो सलमान खान के रिलेशंस दोनों से बहुत अच्छे हैं।
सलमान खान ने इन दोनों को फोन किया। उन्होंने फरहान को समझाया कि इंडस्ट्री में ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस होती रहती है, लेकिन बात को इतना ज्यादा बढ़ाना सही नहीं है। फिर उन्होंने रणवीर सिंह का पक्ष भी सुना और रणवीर से कहा कि वो धुरंधर का मोमेंटम खराब ना होने दे। फिर उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी मैटर है आपस में सुलझा लो, किसी फेडरेशन या किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेकर मत आओ। इससे इंडस्ट्री में तुम दोनों का इमेज खराब होगा, जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। शॉर्ट में क्या पूरी कहानी सुना दी क्या? तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो फाइनली आमिर खान ने अपना अगला प्रोजेक्ट लॉक कर दिया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये 3 इडियट का सीक्वल नहीं है। जी हाँ, जिस सीक्वल को लेकर लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे वो अब 2027 तक के लिए होल्ड पर चला गया है। और इसके पीछे का रीजन है लगान के मेकर्स आशुतोष गोवारिकर के साथ उनकी अपकमिंग क्रिकेट ड्रामा फिल्म। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान अभी राजकुमार हिरानी की 3 इडियट के सीक्वल से ज्यादा आशुतोष गोवारिकर के इस मैसिव स्पोर्ट ड्रामा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये फिल्म 1952 के इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर बेस्ड होगी, जहां आमिर लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ का रोल प्ले करेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरहान अख्तर भी इस फिल्म में होंगे, जो कि इसमें आमिर खान के कैरेक्टर के दोस्त का रोल प्ले करेंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है और हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में आमिर खान इसकी शूटिंग भी शुरू कर दे। वहीं 3 इडियट के सीक्वल की बात करें तो राजकुमार हिरानी अभी उसकी कहानी डेवलप कर रहे हैं और वो भी नहीं चाहते कि जल्दबाजी में सीक्वल खराब हो। और इस सीक्वल को 4 इडियट का टाइटल दिया जा सकता है, जिसमें चौथा इडियट विकी कौशल प्ले करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सनी देओल की लाहौर 1947, जिसे अब बंटवारा 1947 का टाइटल दिया गया है, 15 जून को मेकर्स इसका टीजर लाने का प्लान कर रहे हैं। और इस टीजर में आमिर खान अपनी आवाज देकर कहानी को नैरेट करेंगे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में आमिर खान एक कैमियो भी कर सकते हैं। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि थिएटर में 13 अगस्त को आएगी। तो ईद पर सलमान भाई की अपकमिंग फिल्म SV63 से तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन अब मातृभूमि थोड़ी सी लाइमलाइट में फिर से आने लगी है। पहले तो ईद पर मातृभूमि का एक गाना आया, जो कि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप तो क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि सलमान खान ने फिल्म की फीडबैक स्क्रीनिंग रखी, जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट फिल्म मेकर को मातृभूमि के कुछ रफ कट्स दिखाए और उनसे ये ओपिनियन लिया कि फिल्म में क्या सुधार किया जाना चाहिए। जिससे ये पता चल रहा है कि सलमान भाई अब अपने ऑडियंस को सीरियसली लेने लगे हैं। फिर सुनने में ये भी आ रहा है कि सलमान भाई की अगली फिल्म SV63 में सलमान खान हमें डबल रोल में देखने को मिलने वाले हैं और दोनों रोल में उनका लुक बिल्कुल अलग होगा। फिलहाल वो मनाली में अपने क्लीन शेव वाले लुक में शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो हैदराबाद में विद बियर्ड वाले ग्रे कैरेक्टर की शूट करेंगे और सलमान भाई को इसके लिए एक ऐसा लुक दिया गया है जैसा हमने सलमान भाई को आज तक नहीं देखा है और इसी लुक में उनका एक इंटेंस एक्शन सीन भी शूट किया जाएगा। फिर प्रभास के फौजी इसी दिसंबर में रिलीज हो सकती है। मेकर्स इसे 3 दिसंबर को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं और मेकर्स इसका टीजर भी जल्द ही रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। 4 जून को रामचरण की पेटी रिलीज होने के कुछ दिन बाद मेकर्स इसका टीजर रिलीज कर देंगे। इसका टीजर पूरी तरह से रेडी है, बस शुभ मुहूर्त देखकर इसे रिलीज करना है। उधर रणवीर सिंह को बैन करने की बात चल रही है और इधर उनके प्रलय को लेकर प्री प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है, जो कि रणवीर सिंह की प्रोडक्शन मां कसम की पहली फिल्म होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि अगर उनका बैन वाला मामला जल्दी नहीं सुलझता है तो वो मुंबई को छोड़कर अपनी पूरी फिल्म हैदराबाद की फिल्म सिटी में शूट करेंगे, वहीं के टेक्नीशियंस और वहीं के क्रू मेंबर्स के साथ। फिर खलनायक रिटर्न्स बनाने के लिए संजय दत्त ने राजकुमार संतोषी को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो अभी सनी देओल के बंटवारा 1947 को फाइनल टच दे रहे हैं और उसके एडिटिंग के काम में बिजी चल रहे हैं। रिपोर्ट्स ये है कि उन्होंने कुछ और स्क्रिप्ट्स रेडी किए हैं, जिसे उन्होंने सनी देओल को ही ध्यान में रखकर लिखा है और उन्होंने एक स्क्रिप्ट आमिर खान को ध्यान में रखकर भी लिखा है और बंटवारा 1947 के बाद वो इन फिल्मों पर ही काम शुरू करेंगे। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की स्प्रिट से लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है कि इसकी शूटिंग बहुत तेजी से चल रही है। कुछ दिन पहले ही एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रभास हमें एक जेल में 100 लोगों से अकेले भिड़ते हुए दिखेंगे और ये लड़ाई जेल के किसी बड़े गैंग से होगा, जिसमें बंदूक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसमें तलवार कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। संदीप रेड्डी वांगा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इस फिल्म में ऐसा ब्लड बैथ दिखाने वाले हैं जो हमने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। वहीं प्रभास इसमें हमें 3 लुक में नजर आने वाले हैं, पहला कैदी के लुक में, दूसरा एक पुलिस वाले के लुक में और तीसरा एक कॉलेज स्टूडेंट लीडर के रूप में। और अब एक्शन के बाद मेकर्स एक स्पेशल सॉन्ग शूट करने का प्लान कर रहे हैं। अब एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो सच में काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार को हमने कॉमेडी, सोशल ड्रामा या फिर रीमेक मूवी में ही देखा है, लेकिन अब लग रहा है कि अक्षय कुमार फाइनली कुछ रिस्की और अलग करने के मूड में है। अक्षय कुमार विपुल शाह के साथ बड़े स्केल पर एक एलियन एक्शन थ्रिलर मूवी लेकर आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नॉर्मल साई-फाई फिल्म नहीं होगी। मेकर्स इसे फुल सर्वाइवल हॉरर एक्सपीरियंस की तरह बनाना चाहते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कनिष्क वर्मा, जिन्होंने सनक
डार्क और इनसाइड एज जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स सिर्फ सीजीआई पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आजकल हर दूसरे फिल्म ग्रीन स्क्रीन का यूज करती है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल क्रिएचर इफेक्ट्स यूज किए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने हॉलीवुड के लेजेंडरी क्रिएचर डिजाइनर एलेक गिलिस को प्रोजेक्ट में शामिल किया है, जिन्होंने एलियन, प्रेडिक्टर और स्माइल 2 जैसी फिल्मों पर काम किया है और मेकर्स इसे 2027 में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म अल्फा प्रीपोन्ड हो गई है। पहले ये फिल्म 10 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। और ये फिल्म वॉर 2 के ह्यूज फ्लॉप होने के बाद वाईआरएफ के रिवाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ऊपर से जो धुरंधर ने बार सेट कर दिया है स्पाई मूवीज को लेकर, उसे मैच कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और अल्फा मूवी वाईआरएफ के लिए लास्ट होप जैसी है। अगर ये फिल्म अच्छी नहीं निकली तो वाईआरएफ का फ्यूचर अंधेरे में है। जहां पिछले साल रजनीकांत और ऋतिक रोशन ने एक दूसरे के साथ क्लैश किया था, वहीं इस साल ये दोनों सुपरस्टार एक साथ आने का प्लान कर रहे हैं। खबर है कि जेलर 2 के फिल्म के मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है जेलर 2 में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए, जहां वो रजनीकांत के एक दोस्त का रोल करेंगे जिसमें उनका नाम टाइगर होगा। और ये वही सेम रोल है जिसे शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर प्रभास स्टारर कल्कि की शूटिंग अभी हैदराबाद में चल रही है। हालांकि प्रभास अभी स्प्लिट की शूटिंग में बिजी है, तो मेकर्स दूसरे एक्टर्स के सीन को शूट करके कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि नानी और नवीन पॉली शेट्टी भी इसमें कैमियो करने वाले हैं और दुलकर सलमान और विजय देवरकोंडा जो पहले पार्ट में दिखे थे, वो हमें इसमें भी दिखने वाले हैं। और मेकर्स इसे 2027 में लाने का प्लान कर रहे हैं। नसरुद्दीन शाह और जिम सर्व की अपकमिंग सीरीज मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी का ट्रेलर आ गया है। ये सीरीज इंडिया के फेमस वॉच ब्रांड टाइटन की शुरुआती स्टोरी दिखाई गई, कैसे इनके दिमाग में एक घड़ी बनाने का आइडिया आया और इस घड़ी को लॉन्च करने में इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई और फाइनली वो कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इसकी पूरी जर्नी हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी। सीरीज में नसरुद्दीन शाह, JRD टाटा और जिम सर्व जर्कसेस देसाई के रोल में नजर आएंगे और ये सीरीज 3 जून को Amazon MX प्लेयर पर रिलीज होगी। फिर करिश्मा कपूर की अपकमिंग सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है, जिसे करिश्मा कपूर की कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने पास्ट के कुछ रहस्यों से भी जूझती हुई नजर आ रही है। फिर अक्षय कुमार का भी एक गाना आया वेलकम टू द जंगल से, जिसका टाइटल है घिस घिस घिस। और इसमें अक्षय कुमार ने क्या ही बवाल परफॉर्मेंस दी है, आग लगा दिया है, बवाल काट दी है और ऊपर से अक्षरा सिंह भी है इसमें। हालांकि विजुअली ये गाना काफी एनर्जेटिक लगता है, पर इसका गाना ही सुनने में बड़ा अटपटांग लगता है। मतलब एक गाना होता है जो अटपटांग लगने पर भी थोड़ा कैची लगता है और सुनने में मजा आता है, वो चीज इस गाने में मिसिंग है। फिर TVF वालों ने एक ट्रेलर रिलीज किया था द पिरामिड स्कीम, जिसमें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कहानी बुनी है, कैसे लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं करोड़पति बनने के। सिर्फ 6 महीने में अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बदल सकते हैं। दोस्त कितने हैं तुम्हारे? 300 400 बस 4 चाहिए। तुम 4 आदमी जोड़ो, फिर वो 4 आदमी जोड़ेगा, फिर वो फिर वो फिर वो। अगर आपके नीचे 4 लोग ऐड हो गए तो क्या उनके नीचे 4 लोग ऐड नहीं हो पाएंगे? और फिर हम सब मिलकर साबुन और कोलगेट बेचेंगे और इस तरह हम करोड़पति बन जाएंगे। घर आने वालों को आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं वेबसाइट पे, और फिर क्या है, घर बैठे बैठे 10 20 50 लाख कमाइए। और कैसे यही लोग लास्ट में फिर अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों से मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो रिलीज हो चुकी है थिएटर में। फिल्म एक 11 साल के बच्चे की कहानी दिखाती है, जो नए शहर में आने के बाद अपने क्लासमेट्स को इम्प्रेस करने के लिए और सबसे अटेंशन पाने के लिए सबको ये बताता है कि उनके दादा एक सुपर हीरो है और वो एलियन के अटैक को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये छोटा सा झूठ एक बड़े एडवेंचर में बदल जाता है, जहां बच्चों की इमेजिनेशन एलियंस और सुपर हीरो वाली दुनिया देखने को मिलती है। फिल्म में दादा पोते के इमोशनल बॉन्ड को भी दिखाया गया है, जो कि कहानी को और ज्यादा खास बनाता है। और ये फिल्म सभी के लिए मस्ट वॉच है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या फिर जवान। अब बढ़ते अगले सेगमेंट यानी वन लाइनर्स की तरफ। तो परेश रावल फिर से हेरा फेरी 3 से एग्जिट हो गए हैं और उन्होंने अपनी फीस 10% इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा दिया है। अगर तुमने भी ये न्यूज सुना है तो ये 1 साल पहले का न्यूज है, जो कि फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। परेश रावल की हेरा फेरी से एग्जिट को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। फिर वरुण धवन की लेटेस्ट रीमेक सॉन्ग चुनरी चुनरी और इश्क होना को लेकर कोर्ट में 400 करोड़ का केस किया है पूजा एंटरटेनमेंट ने। वही राइट्स का चक्कर है, पर भाई वो सब तो ठीक है,
400 करोड़, इतना तो फिल्म का बजट भी नहीं है। फिर मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी का शूट पूरा हो चुका है। इसमें अनिल पड्डा हमें डबल रोल में नजर आएंगी। उनके अपोजिट विशाल जेठवा ने काम किया है और इसमें हमें नाना पाटेकर और विनीत कुमार सिंह भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। फिर कॉकटेल 2 का ट्रेलर पहले 29 मई को आने वाली थी, लेकिन अब ये 2 जून को पोस्टपोन हो गई है। मेकर्स इसे एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करके लॉन्च करना चाहते हैं। वाराणसी में एक इंपॉर्टेंट डांस सीक्वेंस शूट करने के बाद अब राजा मौली एक ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस शूट करने जा रहे हैं और इसकी शूटिंग नॉन स्टॉप 1 महीने तक चलेगी। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।